नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाले, आदिवासी समाज के शीर्ष नेतृत्व में शुमार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब। फग्गन सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बड़ी जवाबदेही, एक बड़ा भरोसा मोदी जी ने आप पर जताया है। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ये उसके साथ पूरा न्याय है? ये बिल्कुल सही है कि इसके पहले कभी इस प्रकार की किसी सरकार के अंदर जो प्रतिनिधित्व की बात है, नेतृत्व की बात है, ये कभी ऐसा हुआ नहीं। पहली बार अटल जी ने कुछ किया और अब नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये बात स्पष्ट इस बात को लेकर के होता है कि पूरे देश में जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको सबका समायोजन, सभी तरह के लोगों का क्षेत्रीय संतुलन, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में और ख़ास तौर से इन जो दूर हैं, जैसे हमारी भावना है, पार्टी की भी मान्यता है इस आधार पे कि जो अंतिम छोर में या आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, तो निश्चित इसको ध्यान में रख कर के उनने सारा समीकरण को ध्यान में रख करके इस प्रकार का निर्णय किया है। और स्वाभाविक तौर से जो पार्टी की मान्यता है उसको पूरा करने में हम लोग भी, चूँकि जिम्मेदारी हमारे पास आई है, तो निश्चित हम इसको इसी आधार पर प्रधानमंत्री जी की जो भावना है कि अंतिम व्यक्ति को, ग्रामीण क्षेत्र में और नीचे रहने वाले लोगों को इसका लाभ ज़्यादा मिले, जैसे मेरे पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, तो निश्चित इसका हमारा ये प्रयास होगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका अधिकतम लाभ ग्रामीण क्षेत्र को मिले, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मिले, देश के। ये हमारा एक प्रयास होगा। हमेशा अगर राजनीति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक आदिवासी समुदाय है उसको वोट बैंक के तौर पर देखा गया, लेकिन चाहे अटल जी की सरकार हो, आपको उस वक्त भी बड़ा प्रतिनिधित्व मिला, मोदी जी की सरकार में भी प्रतिनिधित्व मिला, तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी के नज़रिए को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, जो मैंने अनुभव किया, मैं चूँकि बहुत नज़दीकी से देखा है मैंने उनके काम करने का जो तरीका है, और इसलिए हमेशा वो बार बार इस बात को कहते हैं कि आम आदमी को ध्यान में रख कर के योजनाएं बनना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए। और इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि वास्तव में ये जो नए नए अभी कुछ स्कीम्स लागू हुए हैं, इससे सीधे जनता से सीधे जुड़े हुए जो निर्णय हैं उनका लाभ है और लोगों तक मिल जाए। अभी चाहे वो बीमा पॉलिसी की आप बात कर लें, चाहे फसल बीमा की बात करें, और चाहे आप जनधन योजना की बात कर लें, अभी प्रधानमंत्री बीमा योजना भी उन्होंने अनाउंस किया, अटल योजना, पेंशन योजना। तो इससे सीधे जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो वास्तव में जिसको मिलना चाहिए, जिसका हक बनता है, तो ये एक प्रयोग उनने किया है। और मुझे लगता है कि ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय हुआ है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं जोर दे करके कि आम आदमी को छूने वाले विषय है और उनको अच्छा से हम लाभ दे सकते हैं। कभी इस प्रकार की कोई आपत्ति या कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई इस प्रकार की कोई अकस्मात कोई दुर्घटना है, तो कम से कम उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए हम सीधा लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। और उससे जितनी जो हमारी बीमा पॉलिसी की नीति है उस पर लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पिछड़े और जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए कांग्रेस भी हुंकार भरती रही है और कांग्रेस एक समय तो ये कहती रही है कि ये कांग्रेस की ही देन है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने की बात है उसके साथ कितना न्याय कर पाती है या वो कोरी राजनीति करती? देखिए, जो मैं अनुभव किया, मैं 90 से देखा हूँ, तो ये मैं कह सकता हूँ कि मैं निरंतर इस क्षेत्र में काम किया और इसलिए कांग्रेस एक लंबे समय तक इस देश में शासन करने वाली पार्टी के नाते लोग जानते थे, शासन पक्ष के नाते लोग जानते थे। परंतु जो वर्ग हैं, उपेक्षित वर्ग हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। भले उनने राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समायोजन किया हो, परंतु जो मूल जो भावना है, सामाजिक जो दृष्टिकोण परिदृश्य हो, लोग सक्षम हो, आर्थिक दृष्टि से लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच जाए, ये प्रयोग नहीं हुआ। और इस बार मैं ये कह सकता हूं, जैसे मेरे विभाग के अंदर, मैं चूँकि मैं ट्राइबल में उस समय था, तो मैंने अनुभव किया देश में नई मिनिस्ट्री बनने के बाद सारे देश में हमने ट्राइबल की योजनाओं को हमने नीचे तक पहुँचाया। उसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश को भी बहुत मिला। अभी मुझे नरेंद्र भाई ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दिया है।
हमारे नड्डा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं। जी जी। हम साथ में मिलकर के करेंगे और मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी बहुत अच्छा यहाँ पर नीचे तक जो ग्रामीण क्षेत्र है और चाहे देश के किसी हिस्से में हो, बराबर इस क्षेत्र में भी स्वास्थ्य के लिए हमारा ये जो मिशन है, स्वास्थ्य मिशन, इसको प्रभावी बनाने की दृष्टि से हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी जिम्मेदारी लेने के बाद मैंने अनुभव किया, तो वास्तव में अभी हम थोड़ा दूर हैं, परंतु आने वाले समय की दृष्टि से हम कुछ नीति अच्छा बना करके गांव के लोगों को इसका लाभ मिल जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, ये हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अच्छे दिनों की परिकल्पना को कांग्रेस कह रही है आ गए हैं अच्छे दिन, महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, नियंत्रण नहीं है और जुमलेबाजी है, इस प्रकार का बयानबाजी है। अब चूंकि आप तो कहीं ना कहीं सरकार में सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब आपको एक और बड़ी जवाबदेही मिली है केंद्रीय मंत्री के बतौर, और एक ऐसा विभाग मिला है जो आम आदमी से सीधा सा जुड़ा हुआ है, उसके परिवार से, उसके स्वास्थ्य से। तो कांग्रेस की इस बात में कितना दम है आपके हिसाब से? आप मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि मंत्री तो आज आपने अभी पदभार ग्रहण किया है, लेकिन उसके बतौर तो एक सहयोगी के तौर पर आप उनके साथ थे। तो एक आम कार्यकर्ता और एक आम व्यक्ति का नजरिया मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी जैसे हमारा स्वास्थ्य बीमा योजना, जी ये हम ऐसा मानते हैं कि वास्तव में इसके लिए सरकार ने बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर निर्णय किया है और सीधे जो गांव के लोग हैं, गरीब हैं, उनके हित में ये निर्णय हुआ और मुझे लगता है कि इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से। ये जरूर है कि जितना हमारे पास से अभी तक का जो अनुभव आया है उसको अगर देखेंगे तो हम अभी उस स्तर पर पहुंच नहीं पाए हैं, परंतु एक प्रयास है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम दुनिया के उन देशों के बराबरी की स्थिति में आएंगे। मैं अभी तक के जो अनुभव किया भारत के बारे में, लगभग 1.23% जो हमारा जीडीपी का जो रेट है, खासतौर से हेल्थ के दृष्टि से हमारा ये एक टारगेट है कि हम 17 में हम लगभग 2% के आसपास ले जाएंगे और मुझे लगता है कि जब हम अगर इतना कर पाएंगे तो हम 17 तक दुनिया के उन देशों के बराबरी की उस लाइन में हम खड़े हो सकते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि अभी तक हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा नहीं कर पाए, परंतु ये प्रयास हम कर रहे हैं और इसलिए हमने एक लक्ष्य बना करके 2017 तक इसको बढ़ाने का हमने प्रयास कर आप रहे हैं। राजनीति में राजनेता से ज़्यादा समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं। आपने जनजातियों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए बहुत काम किया। अब आपको वो पीड़ा आपने देखी भी होगी, समझी भी होगी कि कैसे एक सुदूर अंचल में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य इन सबसे महरूम रहते हैं। तो अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें, उसके लिए क्या किसी विशेष कार्य योजना पर अब आप काम करेंगे? देखिए, अभी मैं ये इस समय जो मैंने अभी अध्ययन किया है, अभी मेरी बैठक विभाग के साथ में अभी मैं परसों था, तो मैंने पूरे इस डिपार्टमेंट को मैंने थोड़ा स्टडी किया, देखने का एक प्रयास किया बातचीत में से। आज भी हमारा एक मेडिकल एजुकेशन पर एक थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन भी था, तो उसमें से जो मैंने देखा है, वास्तव में जो हमारा मुख्य जो लक्ष्य है, हमने शहर और ग्रामीण, मैं ज़रूर इसके बारे में मिनिस्ट्री के अंदर भी बात करके प्रधानमंत्री जी के भी ध्यान में लाऊंगा कि ये जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, इसमें ये जो थोड़ा गैप है इसको भरने का प्रयास हो, ताकि हमारा जो एरिया अभी कवर नहीं हुआ है, ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र, उसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, गरीब क्षेत्रों के अंदर, जंगल के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र में। जैसे हमारा जो बजट का हिस्सा है, लगभग 90% हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर खर्च करते हैं, 10% वहाँ की जो राज्य सरकारों का हिस्सा है, कुछ हमारे हिल एरियाज़ के अंदर है, वहाँ भी यही इसी प्रकार की स्थिति। बाकी जो क्षेत्र हैं जहाँ हम 60% खर्च करते हैं, 40% राज्यों का हिस्सा रहता है। इस रेशो में अगर हम देखेंगे तो वास्तव में थोड़ा सा हम आपस का कोऑर्डिनेशन केंद्र और राज्य का विषय बन जाए और उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन बैठाने के बाद उनको हम मिलकर के एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हम ज़्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच पाएंगे और जो एक कल्पना है, जो बाकी जो गैप है, उस गैप को हम भर पाएंगे स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है, आज की आवश्यकता के हिसाब से भी जो आम तौर से लोग बात करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी उपेक्षित हैं,
शहरी क्षेत्रों में उसका लाभ मिल रहा है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये जो गैप है इसको भरने का प्रयास निश्चित आने वाले वर्षों में, और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो अगर हम 2% तक ले गए तो हम काफ़ी उसको गैप को भर पाएंगे। मध्य प्रदेश आपका गृह राज्य है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नरेंद्र मोदी जी खुद भी तारीफ कर चुके थे। अब चूंकि मध्य प्रदेश आपका गृह राज्य है और आपको स्वास्थ्य जैसा प्रभार मिला है, तो मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से ये गर्व की भी बात होगी और मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो अब मध्य प्रदेश के लिए आप क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश को कैसे इस दिशा में अग्रणी किया जाएगा? चूँकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश हमारा कार्य क्षेत्र है, तो निश्चित हमारी प्रायोरिटी में रहेगा मध्य प्रदेश की। हम जितना अच्छा मध्य प्रदेश के लिए और सोच सकते हैं अन्य योजनाओं की दृष्टि से, तो वो हमारी प्राथमिकता में है और उसके बारे में हम सोचेंगे। परंतु ओवरऑल जो देश का जो परिदृश्य है उसकी दृष्टि से भी मैंने कहा कि ये हम उसको करेंगे, पर मध्य प्रदेश हमारी प्राथमिकता होगी मध्य प्रदेश के लिए कि जितना अच्छा मध्य प्रदेश में हम और भी कर पाएंगे तो ये हमारा प्राथमिकता। एक केंद्रीय नेतृत्व के नजरिए से अगर मैं मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली का आकलन, निष्पक्ष आकलन आपके माध्यम से चाहूँ, तो आप शिवराज सरकार को 10/10 मतलब 10 में से कितने मार्क देंगे? देखिए, इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं पिछली सरकारों को भी देखा है, राज्य सरकारों में ये कह सकता हूँ कि दिग्विजय सिंह के समय को भी देखा है मैंने, और भी इसके पहले जो भी चीफ मिनिस्टर थे उनके समय को भी देखा है, और मैं स्वयं पार्लियामेंट सेक्रेटरी के नाते 90 में जब मैं सरकार में था जी, उस समय भी देखा। तो हेल्थ के दृष्टि से मैं आपको ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं उस समय जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, तो मैंने जितने भी पीएससी मध्य प्रदेश के अंदर हैं तो उनको अपग्रेड करने का काम शायद उस समय 90 में हुआ, ये हमारे हाथों से हुआ। और आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो नीचे स्तर पर पीएससी या कस्बा के अंदर हमने देखा है कि एक जो संख्या का जो आधार था, मापदंड था 20,000 का जो एक पॉपुलेशन उस समय, आज भी उस स्थिति में, तो हम उसको चिन्हित करने के बाद अधिकांश जो पीएससी और बाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से जितने थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये इनको अपग्रेड किया हमने, और जितने भी ब्लॉक के अंदर जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनको अपग्रेड किया। तो ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय उस समय हुआ। जो आवश्यक है अस्पताल के लिए, बेड्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स की, ये कमी रह गई और ये बीच में होना चाहिए। अभी अभी शिवराज जी के आने के बाद एक प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की, जो भी अगर ऐसा व्यक्ति आता है तो उनकी व्यवस्था करना, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे अन्य तरह की उनकी सुविधाओं का हो, भवनों का हो, ये भी आप देखेंगे तो ये थोड़े समय में आज जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे हेल्थ सेंटर, इन भवनों का निर्माण और एक पूरे वार्ड की व्यवस्था, वहाँ कोशिश है डॉक्टरों की भी व्यवस्था हो, तो ये हम थोड़ा इस लेवल तक पहुँचे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा मध्य प्रदेश का जो ग्राफ बढ़ा है। अब ये जरूर है कि उसमें हम किस स्तर पर अभी तक हमको जाना चाहिए, तो ये एक विषय है कि उसमें हमको और कुछ करने की आवश्यकता है ताकि पूरे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छा हम पहुंचा सकते हैं। ये एक प्रयास हम सरकार ये तो के साथ स्वास्थ्य हुआ। बातचीत मैं करेंगे। ओवरऑल आपसे एक जानना चाहूँगा, चूँकि आप जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में आप सालों से जुटे हैं, तो शिवराज जी को जैसे आम आदमी का नेता कहा जाता है, एक संवेदनशील नेता कहा जाता है, तो आपकी दृष्टिकोण से शिवराज सरकार और शिवराज जी को आप किस स्थिति में देखते हैं? देखिए, वास्तव में इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, शिवराज जी मेहनत बहुत करते हैं। देखो, हमारे मित्र के नाते, सहयोगी के नाते हम लोग साथ साथ काम करते रहे, तो इस नाते उनने काफ़ी अच्छा इस प्रदेश को बढ़ाया है, इसमें कोई दो मत नहीं। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो और चाहे वो सिंचाई का कोई विषय हो और चाहे आम आदमी को हो, इंडिविजुअल्स जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी, तो ये ग्राफ तो बढ़ा है। और अगर पिछली आंकड़ों को देखें, देश के उन प्रदेशों में से भी देखें तो इसको बीमारू राज कहते थे। आज हम इस स्तर पे आ गए हैं। कई ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारे कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनमें हम नंबर 1 पे भी हैं, रिपीट भी बार बार हो रहे हैं। नंबर किसी स्तर पे 2 नंबर पे है, पर हम 2-3 स्तर नंबर 1 से लेकर 1-2 तक पहुँचे हैं। तो इस स्थिति में इन 12-13 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश पहुँचा है देश के उन प्रदेशों में। तो स्वाभाविक तौर से ये हम मान सकते हैं कि आज की स्थिति में उन अच्छे प्रदेशों में, रूरल प्रदेशों में भी इसकी गिनती प्रदेश में हो रही है। और इसलिए स्वाभाविक है
मध्य जो प्रदेश को क्या आप एक मॉडल राज्य के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है, पिछले 3 बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप ये उदाहरण दे सकें कि देखिए अन्य राज्यों में कि हमने मध्य प्रदेश को देखिए, यहाँ हम पहुंचा बराबर दिया। इसके बारे में हमारे जैसे पार्टी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि देश में एक संगठन की दृष्टि से एक मॉडल हम मानते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इसके बारे में भी, सुशासन के मामले में भी प्रदेश को एक अच्छे प्रदेशों में इसकी गिनती है। इसको थोड़ा और भी हम एक देश के एक मॉडल बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए हम लोग लगे हैं और शिवराज जी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो भी होगा भारत सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हम सब लोग इसमें लग कर के एक अच्छा प्रदेश हो ताकि इसका प्रभाव पूरे देश में पड़े, ऐसा एक कोशिश सब लोग मिलकर के कर रहे हैं और शिवराज जी स्वयं इसके लिए लगे हैं। रतलाम झाबुआ में इस उपचुनावों में हार मिली, अभी शहडोल में चुनाव हैं। रतलाम झाबुआ की हार और शहडोल के चुनाव में आपको क्या लगता है, कांग्रेस उस जीत से कहने लगी कि पार्टी का जो जनजातीय जनाधार है वो खिसक गया है और भरोसा उठ गया है, और अब भारतीय जनता पार्टी को जनजातीय वर्ग ने समझ लिया है कि वो उनकी हितैषी नहीं है, उनकी इस दलील पर आपकी ये प्रतिक्रिया? बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि देखिए, हमसे थोड़े बहुत कहीं ना कहीं झाबुआ के चुनाव में, रतलाम के चुनाव में चूक हुई, जी, या निर्णय करने में चूक हुई, या उसको हम समझ नहीं पाए, जो भी कह सकते हैं, परंतु एक हमसे थोड़ी बहुत चूक उसमें हुई। और इसके कारण ये जो एक माहौल, एक वातावरण बना है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो झाबुआ रतलाम की जो स्थिति है वो शहडोल की नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि हम कभी उससे प्रदेश के अंदर, मैंने इससे लोकसभा के अंदर हमारी कभी लोकसभा में जीत नहीं हुई। एक पहला एक ऐसा अवसर था, एक 77 का एक अपवाद बना और एक ही है। तो जो वोट का और लोगों का जो रुझान है, हम एक समय उस समय भी आए जब पूरी की पूरी सीटें असेंबली के अंदर जीते। आज भी लगभग है कुछ 19-20 की स्थिति में हम हैं। तो हम ये है, थोड़ा ये जरूर है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव, ये अलग अलग तरीके के चुनाव होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई। परंतु शहडोल का जो चुनाव है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर हमारा अपना संगठन का आधार है, और ये सारी जो थोड़े बहुत जो हमसे जो चूक हुई, हम उसको ध्यान में रखेंगे आने वाले समय में। और जब भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी शहडोल के अंदर, तो हम सब लोग इसको ध्यान में रख करके और आने वाले भविष्य में उन चुनावों को ध्यान में रख करके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। शिवराज सरकार के कार्य को तो आपने संतोषजनक बताया, लेकिन जैसे मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कांग्रेस कह रही है फ्लॉप है। अब चूंकि आप उस मंत्रिमंडल के अंग भी हैं और आप उस सरकार के भी अंग हैं, लेकिन एक निष्पक्ष अगर मैं प्रतिक्रिया आपसे जानने की कोशिश करूं, आपने एक बड़ा दौर देखा है, कांग्रेस के कई परिवर्तन आपने देखे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या अलहदा है, ऐसा क्या अलग है मोदी जी के विजन में, उनके नज़रिए में, उनकी कार्यप्रणाली में, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है? देखिए, एक बड़ा जो विजन आप देखेंगे, अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी जी। देखें तो नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश का प्रधानमंत्री के नाते नेतृत्व कर रहे हैं। हमने पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी देखा है। तो आज जिस प्रकार का जो परिदृश्य आज उभर करके आया है विश्व के अंदर, उसमें मोदी जी सबसे ऊपर हैं। एक तो हमारी आर्थिक दृष्टि से भी जो हमारी इस नीति है, हमारे जो संबंध है विदेशों से, एक तो ये उभर करके उसमें से निकल के आया है। और जो सीमा विवाद की जो स्थिति थी, उसको भी हमने कोशिश किया है, और जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन किया है उसको भी हम करने का, उसकी हमारी जो सीमा रेखा है उसको भी ठीक करने का एक निर्णय सरकार ने किया है। इसके पहले कभी नहीं हुई। इसके कारण हमारी जो आंतरिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं चोट पहुंचती थी, और इसके कारण ये व्यवस्था में कहीं ना कहीं तकलीफ भी होती थी, और इसके कारण हम कहीं ना कहीं उपेक्षित, और इस प्रकार के हमारे ऊपर जो आंतरिक प्रभाव होता था हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक तो मुझे लगता है इसको ठीक करने का प्रयास बड़े इच्छा शक्ति के आधार पर किया है नरेंद्र भाई। जहाँ तक इन 2 वर्षों के कार्यकाल में मैंने देखा, जो निर्णय अभी तक सरकार ने किए हैं, मैं उन निर्णयों को गिनाना नहीं चाहता, परंतु एक है उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की। मैंने कहा कि आम आदमी को छूने वाले विषय, और सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़े थे कि भ्रष्टाचार ये समाप्त होना चाहिए देश से,
और इसमें पूरी ईमानदारी से सरकार ने 2 वर्ष के अंदर एक प्रामाणिकता के आधार पर ये जो निर्णय करके दिखाया है कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई स्थिति बात नहीं सामने बनी। आई। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण आज यह देश थोड़ा आगे बढ़ रहा है और एक प्रयास हुआ है, क्योंकि समय हमारे पास अभी बहुत है, काम करने के लिए अवसर है। परंतु 2 वर्षों के इससे अंतराल में जो अंदर में जो कुछ भी निर्णय हुए हैं, मुझे लगता है आप विकास की दृष्टि से अधोसंरचना विकास में देखें, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देखें, रोड हैं, रास्ता है हमारे, चाहे वो एयरलाइंस की हो और चाहे हमारे टेलीकम्युनिकेशंस के विषय हो और चाहे वो हमारे शिपिंग के क्षेत्र में हो, आप फॉरेस्ट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें क्लियरेंस नहीं मिलता था। रेलवे के मामले में देखें, आज मध्य प्रदेश में भी जितना हमारे कई ऐसे हिस्से हैं, रेलवे में भी काफ़ी सरकार ने, आखिर में वही सरकार इसके पहले भी थी, आज ये है कि थोड़ा चेहरा बदला, विचारधारा बदली और दूसरे अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय को लेकर के आए और हम इस लड़ाई को लड़े। तो इस लड़ाई को लड़ने के बाद देश के लोगों ने जो विश्वास किया नरेंद्र भाई के ऊपर, और इसी आधार को उनने देश में एक दुनिया के अंदर इसको अपना विजन मान करके पूरे समय वो मेहनत करते हैं, सोचते हैं देश के लोगों के बारे में। तो मुझे लगता है कि एक अपने आप ये जो परिदृश्य दिखता है, कई बार हमारे जैसे विरोधी लोग कहते हैं कि भाई ये प्रस्ताव हम लेके आए परंतु निर्णय नहीं किया, हम तो उसको कानून बनाया। तो ये एक काम करने का जो तरीका है, प्रस्ताव तो बहुत बार आते हैं परंतु पार्लियामेंट के अंदर उनको हमारी निर्णायक थोड़ी सी स्थिति- कठिनाई राज्यसभा में जरूर आती है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्ट्रेंथ का अभाव है, जो बहुमत होना चाहिए। परंतु मैं ये मान सकता हूँ कि आज देश के परिदृश्य में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में जो सरकार ने निर्णय किया है नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में, तो ये अपने आप में देश के लोगों के सामने एक विजन है और उस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य की दृष्टि से जो निर्णय और भी होने वाले हैं अभी देश के हित में, तो बहुत प्रभावी हो सकते हैं। आज हमारे विरोधियों का क्या मानना है नहीं मानना है, पर जब हम कोई निर्णय करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मैं देखता हूँ तो हर विषय या हर नीति के आधार पर वो कहते हैं कि हमारा प्रस्ताव है। जी जी। हम भी स्वीकारते हैं कि भाई आपने अगर कोई अच्छे काम के लिए प्रस्ताव तो लेके आए तो हमारा काम है उसको आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना, ये हम कर रहे हैं। परंतु आपने क्यों नहीं किया, प्रश्न यही उठता है। और इसीलिए बड़ी बात। आपने जिन प्रस्तावों को लेकर के आए परंतु आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। एक और भगत साहब, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बिहार के चुनाव में पार्टी के इतने अद्भुत प्रदर्शन के बाद, इतनी अच्छी स्थिति के बाद हार, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब पार्टी की परिस्थिति, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये हमारी कोशिश है। तो राजनीति में बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु बिहार चुनाव में कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के कारण जो हमारा अलायंस था, और इतने लंबे समय से हमारा अलायंस था, और इस अलायंस के कारण हमने नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी किया है वो वास्तव में जनता के हित में हमने किया। लोग इस बात को मानते थे, ये जंगल राज को हमने समाप्त किया। उसमें पूरा मार्गदर्शन, पूरा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के सारे मार्गदर्शन पे हुए। नेतृत्व ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर के नाते करते थे, परंतु इसके कारण और बीच में हमारा ये जो अलायंस टूटा, और इस अलायंस टूटने के कारण जो भी परिस्थितियां बनी, वो शायद मुझे लगता है कि इसके कारण उसको जो वेटेज मिला एक लीडर के नाते, तो ये इसके कारण मिला। कोई उसका कोई वोट का आधार है ऐसा नहीं है। ये जरूर, चूंकि हम कोलिशन में लड़ते थे, हमारा कभी भी वहां पर जो हिस्सा है हम 40% में आपका लड़ते थे, साथी 60% साथी और विरोधी एक हो गई, ये वो इक्वेशन तो बनी। वो जो 60% में वो लिखते थे, वो स्वाभाविक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जितना विस्तार होना चाहिए वो नहीं हुआ। और हमारी जो कोशिश है, अगर ऐसा होता वास्तव में उस समय विधानसभा के अंदर, आपको देखिए परिणाम जो अभी लोकसभा में देखे, तो इसके कारण जब माहौल एक बार देश के अंदर बना तो स्वाभाविक तौर से उसके अंदर परिवर्तन देखा और लोकसभा में हम जीते, वो इसका एक आधार बना है। तो मुझे लगता अगर है और कि इसको उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश को देखिए, लेकर कितने उत्तर प्रदेश आशान्वित हैं में आप? भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी स्थिति में हम आएंगे। मैं व्यक्तिगत तौर से ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में मैंने अभी अध्यक्ष जी से भी मिला था, मैंने कहा कि भाई देखिए, मेरा जितना उपयोग आप यूपी के अंदर, पूर्वांचल के अंदर आप कर सकते हैं, सरकार में रहते हुए पार्टी के लिए हमने इतने समय तक काम किया है, और मैं निश्चित वहाँ की जितना भी हिस्सा है पूर्वांचल के अंदर उसमें
मेरा अपना काम है तो पार्टी के लिए पूरा हम उपयोग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन क्षेत्रों में, मुझे इसलिए उस समय याद है जब चीफ मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी थे, तो हमने बहुत बड़े बड़े इस प्रकार के आयोजन किए, लोगों को जोड़ना और ये सब करना। तो मुझे लगता है कि एक बार परिवर्तन की स्थिति है वहाँ पर, क्योंकि मुलायम सिंह जी की जो स्थिति है उसके बारे में वहाँ भी अगर ये कहें कि जंगल राज, लाइन ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। लोगों को संरक्षण चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और लाइन ऑर्डर इतना ख़राब है वहाँ पर, कोई इस प्रकार की कोई धनीधुरी नहीं है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। जहाँ तक मायावती का सवाल है, बीएसपी का, देखिए एक सामाजिक समीकरण के आधार पर हम राजनीति देश में लंबे समय तक नहीं कर सकते। बहुत हो गया जो कुछ भी है। बहुत बढ़िया। देखिए मैं इस वर्ग का होने के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए राजनीति तो राजनीति है, उसमें सब तरह के लोगों का समन्वय होना चाहिए, सबके बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये आवश्यक है। एक और अंतिम प्रश्न, ये जरूरी है कि, और इसलिए मुझे लगता है एक और अंतिम प्रश्न कि एक अच्छा परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है अगर एक होगा, हमेशा एक अच्छे कार्यकर्ता और एक अच्छे जनसेवक के तौर पे आपने काम किया है, लेकिन एक बड़ी जवाबदेही इस देश के लिए आपको मिली है। तो आपका एक स्वप्न, आपकी एक ऐसी विशेष कार्य योजना जो कभी आपने सोची हो कि अगर मैं इस स्थिति में पहुंचता हूं तो मैं ये जरूर करूंगा, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। देखिए मेरी जिम्मेदारी के ऊपर मैं कह सकता हूँ, स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है, निश्चित मैं पूरा एक देश के अंदर कोशिश करूँगा कि ये जो जिस क्षेत्र में मैं काम किया हूँ वहाँ तक इन सुविधाओं को पहुँचाना, ये जरूर मैं, और प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, पिछड़े क्षेत्रों को जो अभी तक थोड़ा पीछे हैं, हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और इसलिए मैं ज़रूर इसके बारे में प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा, मेरे मन में इच्छा है, आप लोगों की तरफ से भी निकल करके ग्रामीण क्षेत्र के बारे में ज़्यादा विषय आए, तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, अनेक तरह के संक्रामक बीमारी है जो ग्रामीण क्षेत्र में देखे जाते हैं, उसके रोकथाम के लिए एक अच्छा हम विजन लेकर के आएंगे, और भविष्य में एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले, ये हमारा पूरा प्रयास होगा। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल किया जाएगा, अंतिम छोर के व्यक्ति को जोड़ा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और यही एक स्वप्न है कि अंतिम व्यक्ति को, शोषित पीड़ित दलित व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके और वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। फग्गन साहब, आपसे बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारे प्रश्नों को पूछा और आपने जिस सहजता से, जिस स्पष्टवादिता से अपने विचारों को हमसे साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।